हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। काफ़ी बच्चों का कमेंट था कि सर आप साइंस के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो चलिए आज मैं लेकर आया हूं साइंस के लिए NCERT आधारित कक्षा 6 से 12 तक के सभी प्रश्नों का संग्रह, जो आपके अभी रेलवे ALP के लिए तो काफ़ी लाभदायक होगा, और BPSC टीचर्स के जितने भी साइंस के बच्चे हैं उनके लिए बहुत शानदार वीडियो ये होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ की, रेलवे का जो कैलेंडर जारी हो चुका है, तो आप सभी बच्चे रेलवे की तैयारी में लग जाएं। एक साल के अंदर में सारी वैकेंसी आपको मिलेंगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान NCERT से संबंधित। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका जो होगा, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। ठीक है, विद्युत विभव के संदर्भ में बताना है। तो यह एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है जो कि गलत है। विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। तो कूट के अनुसार इसका आंसर ए होगा, केवल एक सही है, केवल एक सही है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग जो है निम्नलिखित में किसका घनत्व मापने के लिए होता है। ठीक है ना, रिंगेलमैन। तो रिंगेलमैन से हम लोग धुआं को मापते हैं, धुआं के घनत्व को मापते हैं, धुआं के घनत्व को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है आपका, बल जिस प्रकार न्यूटन से संबंधित है उसी तरह से चारों ऑप्शनों में से एक युग्म को चुनना है। ठीक है, बल तो न्यूटन, तो उसी तरह से कौन सा इसमें सही है। तो धारा का एम्पियर हो जाएगा, विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। ठीक है ना, बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन है, उसी तरह से विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक एम्पियर, जो कि ऑप्शन डी में सही है, बिल्कुल सही है। आगे है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो त्वरण का ऐसे ही मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का ऐसे ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का ऐसे ही मात्रक जूल होता है, और आवेग का ऐसे ही मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 4 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2। आगे बढ़ते हैं, पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसकी इकाई है। तो पार्सेक जो है ना, लंबी दूरी की इकाई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, पार्सेक जो है लंबी दूरी की इकाई है। एक पार्सेक बराबर जो होता है, 1 पार्सेक बराबर क्या होता है, 1 पार्सेक बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ये आपका, अब फिजिक्स में बहुत सारे फार्मूले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर जो है वो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है ऑप्शन 7, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष आखिर होता क्या है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है ना, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष जो है ना, एक वर्ष में चली गई दूरी को हम लोग कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका, तेल का एक बैरल जो है निम्न में से लगभग कितने के बराबर होता है। तेल का एक बैरल जो होता है 159 लीटर के बराबर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, 159 लीटर। अगला पॉइंट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो नॉट जो है जहाज के चाल की माप, बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील नौ संचालकों में प्रयुक्त दूरी की इकाई, बिल्कुल सही है। एंगस्ट्रम जो है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष समय मापन की विधि, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ठीक है, इसमें सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। ठीक है, सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी, बाद बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कार्य का ऐसे ही मात्रक जूल होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, बल का न्यूटन होता है, और दाब का, जो कि इसमें डाइन दिया हुआ है, बिल्कुल गलत है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। और दाब का ऐसे ही मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन सुमेलित करना है इसमें। क्यूसेक क्या होता है। तो क्यूसेक जो है द्रव प्रवाह की दर को मापता है। क्यूसेक ना, द्रव प्रवाह की दर को हम लोग क्यूसेक में मापते हैं। बाइट जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। रिएक्टर जो है वो भूकंप की तीव्रता को मापता है, और बार जो है वो दाब को मापता है। ठीक है ना, वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई जो है वो है बार। तो इस तरह से 11 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 4 2 1। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 के साथ, यहाँ भी ऐसा ही यूनिट को मिलाना है। तो तरंग दैर्घ्य का ऐसे ही मात्रक जो होता है एंगस्ट्रम होता है, ए का 2 हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, तो बी का 3 हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं, तो सी का 4 हो जाएगा। और आवृत्ति का ऐसे ही मात्रक हर्ट्ज होता है, तो डी का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से 12 का आंसर जो होगा ए होगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1।
नेक्स्ट है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो क्या होती है, तो उत्पादित की जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अगला पॉइंट है आपका, निम्न में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई सही है, हॉर्स पावर शक्ति की इकाई सही है, समुद्री मील दूरी की इकाई बिल्कुल सही है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई जो कि बिल्कुल गलत है, ये सुमेलित नहीं है। तो सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई ये गलत है, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ऊष्मा की इकाई जो होती है वो केल्विन होती है। ठीक है, या हम उससे ऊष्मा को ऊर्जा के रूप में भी मापते हैं। 16 का आंसर जो होगा आप देखिए, 16 नंबर पहले क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज तथा पोतों की गति जो है नॉट में प्रदर्शित की जाती है, तो 100 नॉट की गति होगी। 100 नॉट की गति कितनी होगी, 115 मील प्रति घंटा, 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगी। ठीक है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई क्या होती है। सीजीएस पद्धति में श्यानता गुणांक की इकाई जो होती है डाइन सेकेंड, ऑप्शन ए डाइन सेकेंड। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई कौन नहीं है, तो 18 का आंसर डी हो जाएगा, वेबर नहीं है, वेबर नहीं है। गॉस हो सकता है, टेस्ला है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, ये तीनों है लेकिन वेबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथन है उसको बताना कि सही है कि गलत। विद्युत धारा एक अदिश राशि है जो कि सही है। यह सदिश की योग का नियम का पालन नहीं करती है, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों कथन सही है, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। दोनों ए तथा आर सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। ठीक है, तो 20 का आंसर जो होगा वो होगा ए होगा, गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने हेतु प्रयुक्त हो वो क्या कहलाता है, तो वो हो जाता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर थर्मामीटर। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। ये किसका, ऑप्शन सी। 2000 डिग्री सेल्सियस ताप को मापने के लिए पूर्ण विकिरण पायरोमीटर थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप का मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो 22 का आंसर डी होगा, पायरोमीटर। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। इससे पहला वाला क्वेश्चन जो ऊपर था वो 2000 था, तो यहाँ कह रहा है 1500 डिग्री से ऊपर, तो इसका भी पैरोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है 23 नंबर सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो 23 का आंसर डी हो जाएगा, नौ संचालकों द्वारा। अगला पॉइंट है 24 नंबर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। आमीटर किसको मापता है, तो आमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं। आमीटर से हाइग्रोमीटर जो है सापेक्ष आर्द्रता को मापता है। बैरोमीटर जो है दाब को मापता है। ठीक है, और स्प्रिंग तुला जो है वो भार को मापता है। तो इस तरह से आपका जो है 24 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैंने मिला दिया, आप लोग देख लीजिए, बी आंसर होगा। ठीक है, बी में देख लेते हैं क्या है, 3 4 1 2। नेक्स्ट है अगला पॉइंट आपका सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता जो है किससे मापी जाती है, तो 25 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से। ठीक है ना, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, हाइड्रोमीटर से वायुमंडलीय घनत्व को मापते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है, तो 26 का आंसर सी होगा, उच्च संचालन शक्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथन में से गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, गलत कथन का चयन करना है, तो 27 का आंसर बी हो जाएगा, गुरुत्वीय बल का मान ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत है। बाद बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, तो तीनों ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ। विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है, ये सही है। दूसरा, किसी वस्तु का भार वह बल है जिसे पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है, ये भी सही है। गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर या दुर्बल बल है
जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त न हो, ये भी सही है। ठीक है, तो बी इसका सही होगा, जो कि गलत आंसर है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है। VBI क्वेश्चन है ये, ध्यान से याद कीजिएगा। 28 का आंसर डी हो जाएगा। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है ना, भार बढ़ जाएगा लेकिन मात्रा जो है वो अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि पृथ्वी पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान जो है ना, चांद के जी के मान का कितना है 1/6 है। मतलब पृथ्वी पर 6 kg है तो चांद पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/6, मतलब 1 kg का हो जाएगा। और वही चांद पर से अगर पृथ्वी पर आएगा तो वो 6 kg का होगा। अगर चांद पर किसी व्यक्ति का भार 6 kg है तो पृथ्वी पर आएगा तो उसका 6 गुना हो जाएगा, मतलब 36 kg का हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर से ऊपर जाएगा तो घटेगा और ऊपर से पृथ्वी पर आएगा तो बढ़ेगा। बस इतना कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होती है कि बाल्टी जो है क्या कर रही है, पानी की सतह पर ऊपर भारी हो गई है। ठीक है ना, पानी की सतह से ऊपर जो है वो भारी हो गई है। आप देख सकते हैं, खुद से महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को तो आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करेगा। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान किस पर निर्भर करेगा, तो 30 का आंसर ए होगा। ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा। ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है। इसमें 2 व्याख्या दिए गए, कौन सही है ये चुनना है आपको। तो इसका दोनों आंसर सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। दोनों पढ़ देते हैं। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती, ये समताप मंडल होता है स्ट्रेटोस्फीयर का। ठीक है, दूसरा कथन है नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंबरूपी वर्टिकल हवाएं नहीं होती है, इसलिए उसमें जो है ना हवाई जहाज उड़ाना जो है आसान होता है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, एक बुलेट लंब रूप से ऊपर दागी जाती है, वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में T1 समय लेती है, वहां से जमीन तक पहुंचने में T2 समय लगती है, तो उस दशा में निम्न में से क्या सही है। तो 32 का आंसर बी होगा, T1 = T2। ठीक है ना, T1 = T2। ये सब थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथन में कौन सही है विचार करना। कथन है भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसमें चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षा के लिए अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, तो इसमें से कौन सही है। तो सी, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है 34 नंबर क्वेश्चन, लोहे की एक गेंद जिसकी पृथ्वी पर भार 100 किलोग्राम भार है तो अंतरिक्ष में भार क्या होगा। ठीक है ना, अंतरिक्ष में भार क्या होगा, तो 34 का आंसर डी होगा 0 ग्राम। 0 ग्राम। ठीक है ना, लोहे की एक गेंद जिसकी पृथ्वी पर भार 10 kg है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में भार क्या होगा, तो अंतरिक्ष में किसी वस्तु का भार जो होगा वो 0 kg हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट है 35 नंबर, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो क्या होगा। किनारे की ओर नाव चले तो क्या होगा, तो 35 का आंसर बी होगा, किनारे से दूर बढ़ेगी। किनारे से दूर बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि यह न्यूटन का तीसरा रूल लगेगा। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है, रेलगाड़ी चल रही है, तो आपको बताना है किस रूप में चल रही है रेलगाड़ी, तो आगे गतिवर्धन के साथ चलिए, ऑप्शन डी सही होगा। गति के साथ आगे बढ़ रही है, इसलिए सिक्का जो है उसके पीछे गिरेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है 37 नंबर, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो 37 का आंसर ए होगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है कथन पढ़ना है और उसका आंसर देना है। समत्वरण से ऊपर जा रही लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का आभासी भार सदैव उसके सही भार से अधिक होता है। दूसरा है भार सदैव नीचे की ओर एक्ट करता है। निम्न कोट में अपना उत्तर दीजिए। तो 38 का आंसर जो होगा वो बी होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा फिजिक्स का जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ये एनसीईआरटी से आधारित है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड भी मिल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी
से निकाला गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको थोड़ा बोर मत होइएगा, अच्छे से पढ़िए समझिए, क्या कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। ठीक है, तो 39 का आंसर जो होगा बी होगा, अभिकेंद्री बल के कारण, अभिकेंद्री बल। ठीक है ना, अभिकेंद्री बल जो होता है केंद्र से बाहर की ओर लगता है, और अपकेंद्री जो है केंद्र के भीतर की ओर। ठीक है ना, या मैंने उल्टा तो नहीं बता दिया, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, ये जो है ना अभिकेंद्री बल का उदाहरण है, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। और मक्खन, ठीक है ना, दही से मक्खन का निकालना, ये जो है ना अपकेंद्री बल का उदाहरण है। ठीक है ना, अपकेंद्री बल का। तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, तो ये क्या है, बेस मान के इलेक्ट्रॉन जो है ना मतलब अंदर की तरफ ये इसको घूम रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी हो रहा है, आप लोग थोड़ा बता दीजिएगा इसमें, अभी मैं कन्फ्यूज हो गया। मैंने एग्जांपल तो सही दिया है लेकिन मैं कन्फ्यूज हो गया, आप लोग इसका सही आंसर बता दीजिएगा 39 का। ठीक है ना, अभिकेंद्री बल जो होता है ना, अभिकेंद्री बल भीतर की ओर और अपकेंद्री बल बाहर की ओर लगता है शायद, मेरे हिसाब से, आप लोग बताइएगा, थोड़ा मैं कन्फ्यूज हो गया अभी। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कृत्रिम उपग्रह के भीतर एक कमानीदार तुला टांगी है, यदि उस पर 4.5 किलोग्राम का एक पिंड लटका दिया जाए तो तुला पर पाठ्यांक क्या दर्शाएगा। ठीक है ना, तो 40 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 0 किलोग्राम, 0 किलोग्राम। अगला पॉइंट है, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट जो है वो ऊपर की ओर जा रही होती है, ऊपर की ओर त्वरित होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऊपर की ओर जाएगी तो वास्तविक भार बढ़ेगा, नीचे की ओर आएगी तो वास्तविक भार कम हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, जल में पृष्ठ तनाव होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है, तो 43 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला पॉइंट है 44 नंबर, लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती है। ठीक है, तो 44 का आंसर जो हो जाएगा वो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन कथन सत्य है। ठीक है, कथन सत्य है, तो 45 का ए सही है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर घटता है। ठीक है ना, द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर क्या होगा, घटेगा। अगला पॉइंट है 46 नंबर, यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा क्या होगी, तो 46 का आंसर ए हो जाएगा, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है 47 नंबर, साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण बताएं। साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण ये जो है ना चमकीला या चमक होती है इसमें। 48 नंबर क्वेश्चन है, दो पानी की छोटी बूंदें एक दूसरे में संलीन होकर बड़ी बूंद बनाती है, इस प्रक्रिया में क्या होगी, तो 48 का आंसर ये हो जाएगा, ऊर्जा विमुक्त होगी, ऊर्जा जो है विमुक्त होगी। अगला पॉइंट है 49 नंबर, बर्फ के दो ब्लॉक टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ एक ब्लॉक बन जाता है, क्यों, तो ऐसा क्यों होता है, बर्फ का गलनांक दाब के बढ़ने से घटता है, बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से क्या होता है, घट जाता है, इसलिए एक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 50 नंबर, रेन प्रूफ वर्षा सह कोट तंबुओं के पदार्थों का वर्षा सह गुण का कारण होता है, तो 50 का आंसर बी होगा, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। अगला पॉइंट है आपका 51 नंबर, कथन के अनुसार इसको बताना कि कौन सही है। कथन एक है, जब नमक को बर्फ के साथ मिलाया जाता है तो ताप शून्य कम से भी कम हो जाता है, नमक और बर्फ का प्रगाढ़ अधिमिश्रण बनता है, तो ये कथन है और कारण है, कौन सही है ये आपको बताना है। तो 51 का आंसर ये ए होगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, जब नमक को बर्फ के साथ मिलाते हैं तो ताप क्या हो जाता है, शून्य से भी कम हो जाता है, और कारण है नमक और बर्फ का प्रगाढ़ अधिमिश्रण बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी होगा, ठीक है ना। कलाई घड़ियों में, पॉकेट कैलकुलेटरों में, प्रदर्शन युक्तियों में, ठीक है। द्रव क्रिस्टल का प्रयोग सभी में होता है। अगला पॉइंट है 53 नंबर, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो 53 का आंसर सी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। खगोलीय दूरी के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है 54 नंबर, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान अब बटा में आयतन, तो उसी को इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है ना। मास मतलब द्रव्यमान होता है, प्रति यूनिट वॉल्यूम मतलब बटा में आयतन, ठीक है ना। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 55 नंबर, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की पिच हमेशा जो है वो किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, शक्ति का सूत्र बताएं। शक्ति बराबर क्या होता है? तो शक्ति कहाँ लगता है इस चीज़ को देखिए, कार्य बटा समय। 56 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जब हम कार्य करेंगे तो उसमें समय लगेगा, तो कार्य बटा समय होने से जो समर्थ प्राप्त होता है उसे हम शक्ति बोलते हैं। तो शक्ति का ऑप्शन बी हो जाएगा। शक्ति का सूत्र क्या होता है? कार्य बटा समय। अगला पॉइंट है 57 नंबर, त्वरण की बीमा बताएं। त्वरण की बीमा, तो 57 का आंसर हो जाएगा L1m0t-2, ठीक है ना। L1m0t-2। तो त्वरण लिखने के लिए देखिए 3 चीज़ का प्रयोग करते हैं, m l t का। m जो है द्रव्यमान के लिए मतलब मास, लेंथ जो है लंबाई के लिए, ठीक है, और t जो है टाइम के लिए, समय के लिए, तो सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समय के लिए। तो द्रव्यमान का मात्रक kg होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक है, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो यही kg, मीटर और सेकेंड के लिए हम लोग LMT का प्रयोग करते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? L का, ठीक है, L का। और सेकेंड स्क्वायर है बटा में, तो ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो T-2 हो जाएगा। और इसमें जो है द्रव्यमान नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? द्रव्यमान के लिए हम 0 लगा देंगे। तो m0 L इनवर्स T-2, ठीक है ना, L1। तो इस तरह से हो जाता है, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। अगर आप लोग बीमा वाला क्लास देखना चाहते हैं तो इसमें डाला हुआ है, फिजिक्स में आप जाइएगा, बीमा का पूरा क्लास आपको मिल जाएगा, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है? ठीक है, तो आपको देखिए 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का ये होगा, सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है, और संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और घनत्व का क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म की इकाइयाँ समान है? ठीक, तो 59 का आंसर जो हो जाएगा ये होगा, कार्य एवं ऊर्जा का जो इकाई है दोनों समान है। कार्य का मात्रक भी जूल और ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है, ठीक है, इसलिए दोनों समान है। नेक्स्ट है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर की ये सही इकाई क्या है? ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा में केजी स्क्वायर, तो 60 का आंसर ए हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक जो है ये है, कैपिटल जी का मान जो होता है ना, कैपिटल जी का मान वही है उसका मान। नेक्स्ट है 61 नंबर, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? किसकी कोई इकाई नहीं है? तो 61 का आंसर डी हो जाएगा, आवर्धन का कोई इकाई नहीं है, आवर्धन का कोई इकाई नहीं है। अगला पॉइंट है 62 नंबर, ओम मीटर। ओम मीटर किसकी इकाई है? तो ओम मीटर जो है ना प्रतिरोधकता की इकाई है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, ओम मीटर प्रतिरोधकता की इकाई है। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? तो 63 का आंसर बी हो जाएगा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। अगला पॉइंट है 64 नंबर, एक आदर्श द्रव है। एक आदर्श द्रव क्या है? तो 64 का आंसर बी हो जाएगा, असंपीडनीय एवं गैर-श्यान दोनों है, ठीक है, गैर-श्यान दोनों है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 65 नंबर, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, तो 65 का आंसर हम लोग देखते हैं क्या है। 65 का आंसर जो देखिएगा आप लोग,
65 का आंसर बी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ के फिर से आंसर देख लीजिए। अगला पॉइंट है 66 नंबर। जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से एसआई इकाई में बदलते हैं तो यह कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? ठीक है, तो 66 का आंसर जो होगा डी होगा 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 1 इंच बराबर कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। तो ये 1 इंच है, इसे हम ब्रिटिश एसआई में बदलते हैं तब ये 2.54 होता है। अगला पॉइंट है सीमेंस डैश की इकाई है। सीमेंस किसकी इकाई है? तो 67 का आंसर सी हो जाएगा, विद्युत चालकता का। विद्युत चालकता का, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है आपका, वाट प्रति स्टेरेडियन डैश की इकाई है। वाट प्रति स्टेरेडियन किसकी इकाई है? तो 68 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, विकिरण तीव्रता की। विकिरण तीव्रता की। नेक्स्ट है उष्मीय चालकता की इकाई क्या है? उष्मीय चालकता की इकाई क्या होती है? तो 69 का आंसर बी हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड प्रति मीटर प्रति केल्विन। जूल प्रति सेकेंड प्रति मीटर प्रति केल्विन, ठीक है। उष्मीय चालकता की इकाई जूल प्रति सेकेंड प्रति मीटर प्रति केल्विन। 70 नंबर है, सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता किसमें लिखी जाती है? तो 70 का आंसर बी होगा, एम्पियर आवर में। एम्पियर आवर में। अगला पॉइंट है 71 नंबर, फैराड प्रति मीटर किसकी इकाई है? फैराड प्रति मीटर जो है विद्युतशीलता की इकाई है। विद्युतशीलता की इकाई है। अगला पॉइंट है हेनरी। हेनरी प्रति मीटर किसकी इकाई है? हेनरी प्रति मीटर किसकी इकाई है? तो 72 का आंसर डी हो जाएगा, परगम्यता की। परगम्यता की। नेक्स्ट है 73 नंबर, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति का एसआई मात्रक का नाम दिया गया था? तो ध्वनि के आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, आपको पता है? तो 73 का आंसर बी होगा, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, ठीक है ना। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर यह आवृत्ति नाम दिया गया था। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 74 नंबर, ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो 74 का आंसर डी हो जाएगा, ओडोमीटर। ओडोमीटर। अगला पॉइंट है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 75 का आंसर बी बिल्कुल सुमेलित नहीं है। साइक्लोट्रॉन छोटे परिणाम वाले चक्रवातों को मापता है, मापना है, ये गलत है, ठीक है। बाद बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी पिंड पर लगाया गया बल, ठीक है, किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा दिया और लास्ट में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कार्य की इकाई नहीं है। ठीक है, तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये कार्य की इकाई नहीं है, बाद बाकी ये तीनों हैं, तो ध्यान से इस तीनों को याद रखिएगा। कार्य की कौन कौन सी इकाई हो सकती है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये भी होगा, न्यूटन मीटर ये भी होगा और जूल भी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है, यही आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन आपका, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो 77 का आंसर डी होगा, इनमें से सभी, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो वेबर होगा, वेबर। अगला पॉइंट है, निम्न में से बीमाहीन तत्व को पहचानिए। निम्न में से बीमाहीन तत्व को पहचानना है, तो 78 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है वो बीमाहीन है, इनमें से किसी का बीमा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है आपका 79 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है? तो 79 का आंसर जो हो जाएगा बी होगा, सी स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। सी स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, मेगर वह उपकरण है जो मापता है। वीवीआई क्वेश्चन, मेगर वह है जो उपकरण को मापता है। ठीक है, तो मेगर से हम लोग क्या मापते हैं ये बताना है, तो 80 का आंसर डी होगा, रोधन प्रतिबल। रोधन प्रतिबल को मापते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 81 नंबर, प्रतिष्ठभ की इकाई क्या है? प्रतिष्ठभ की इकाई क्या है? तो 81 का आंसर जो होगा वो सी होगा, एम्पियर टर्न वेबर। एम्पियर टर्न प्रति वेबर। एम्पियर टर्न प्रति वेबर जो है वो प्रतिष्ठिभ की इकाई है। थोड़ा सा हिंदी में ये काफ़ी टफ वर्ड है। ठीक है,
नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, गतिशील श्यानता के आयाम है। गतिशील श्यानता के आयाम है मतलब बीमा क्या है वो बताना है। तो 82 का आंसर बी होगा, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। इनवर्स पढ़ते हैं, नहीं तो आप -1 भी बोल सकते हैं, ठीक है, एम एल -1 टी -1 या एम एल इनवर्स टी इनवर्स भी बोलते हैं इसको। 83 नंबर, ई एम एफ के आयाम क्या है। आयाम या बीमा सेम ही होता है। ई एम एफ के आयाम क्या है, तो 83 का आंसर ए हो जाएगा, एम एल स्क्वायर एल -1 टी -3, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत धारा के घनत्व का आयाम। विद्युत धारा के घनत्व का आयाम क्या है, तो 84 का आंसर बी हो जाएगा, एम एल -2 टी -1 एम एल -2 टी -1। सॉरी, विद्युत धारिता का मैंने बता दिया, ठीक है ना। 85 नंबर का आंसर बता दिया मैंने, ये गलत है, आपको बताना है 84 का विद्युत धारा के घनत्व का आयाम बताना है, ठीक है ना। तो 84 का आंसर बी होगा, IL -2, ठीक है। नेक्स्ट है 85 नंबर, तापीय धारिता की मूल इकाई क्या है। तापीय धारिता की मूल इकाई क्या है, तो 85 का आंसर सी होगा, ml² t -2, ठीक है, ml² t -2। तो ये बीमा को आप लोग थोड़ा सीखिएगा, मेरा एक क्लास दिया हुआ बीमा से रिलेटेड, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगला पॉइंट है 86 नंबर, निम्न में से कौन सी विद्युत आवेश की ऐसी इकाई है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर होती है। तो 86 का आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, कूलाम, ऑप्शन डी कूलाम। 87 नंबर क्वेश्चन है, ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या है। ईंधन के कैलोरी मान की इकाई जो है kg/kg, ठीक है ना, ऑप्शन ए। एसआई पद्धति में गुणज 10⁻−15 किसका उपसर्ग, ठीक है। तो 88 का आंसर बी हो जाएगा, फेम्टो का। 1 फेम्टो = 10⁻−15 होता है, ठीक है। ऑटो 18 होता है, 10⁻−18 होता है, ठीक। तो इस तरह से आप लोग इसे भी याद रखेंगे, फेम्टो 15 से याद रखें, फेम्टो 10⁻−15। नेक्स्ट है 89 नंबर, ज्योति तीव्रता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है। तो ज्योति तीव्रता का ऐसे ही मात्रक जो होता है वो कैंडेला होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 90 नंबर क्वेश्चन है, परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है, ठीक है। तो 90 का आंसर ए होगा, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। अगला पॉइंट है 91 नंबर, एसआई पद्धति में गुणज 10⁻24 किसका उपसर्ग है। एसआई पद्धति में गुणज 10⁻24 किसका उपसर्ग है। तो 91 का आंसर जो हो जाएगा वो है बी, 91 का आंसर बी हो जाएगा, योटो का। 92 नंबर, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। एक वेक्टर जो मात्रा नहीं है, तो 92 का आंसर हो जाएगा सी, विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह। 93 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा। तो 93 का आंसर डी होगा, घट जाएगा, ठीक है, घटेगा। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो 94 का आंसर बी होगा, किया गया कार्य कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला पॉइंट है 95 नंबर, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति को दर्शाता है, ठीक है, वस्तु की गति को दर्शाता है दिए गए अंतराल के दौरान, दिए गए अंतराल के दौरान, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है 96 नंबर क्वेश्चन, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती उसे हम क्या कहते हैं। तो 96 का आंसर डी होगा, दूरी। VBI क्वेश्चन है ये, समझने वाला। वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है वह है दूरी, क्योंकि हम दूरी को 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर बोल सकते हैं, -2 किलोमीटर तो कभी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, इसलिए दूरी। अगला पॉइंट है 97 नंबर, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, ठीक है। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो 97 का आंसर डी हो जाएगा, औसत गति बोलते हैं, औसत गति बोलते हैं। 98, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है। VBI क्वेश्चन, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या बोलते हैं। तो 98 का आंसर सी हो जाएगा, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट है 99 नंबर, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो 99 का आंसर डी हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम।
अगला पॉइंट है 100 नंबर क्वेश्चन, जब 1 kg पानी को 4 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक, ध्यान से देखिएगा, 4 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा? तो 100 का आंसर सी हो जाएगा, अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका 101 नंबर क्वेश्चन, जब पानी की एक निश्चित मात्रा का तापमान 0 डिग्री से बढ़ाकर 4 डिग्री सी कर दिया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? अब 0 से बढ़ाकर 4 डिग्री सी किया जाता है तो क्या होगा? तो 101 का आंसर क्या होगा? 101 का आंसर ए हो जाएगा, कम हो जाता है, ठीक है ना। 0 से जब 4 डिग्री सी करते हैं तो कम हो जाता है, और जब 4 डिग्री से 0 करते हैं तो वो बढ़ जाता है, क्योंकि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सी होता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सी होता है। और जल का न्यूनतम आयतन कितना होता है? वो भी 4 डिग्री सी होता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखेंगे, अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सी और न्यूनतम आयतन भी जल का 4 डिग्री सी ही होता है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है 102 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई इकाई क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। 103 नंबर क्वेश्चन है, कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन किसके समानुपातिक तब होगा जब इसका त्वरण स्थिर हो जाता है, ठीक है ना। तो 103 का आंसर बी हो जाएगा, शुरू किए गए समय, टाइम स्क्वायर्स का, ठीक है, टाइम स्क्वायर्स का। अगला पॉइंट है 104 नंबर, एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? तो 104 का आंसर सी हो जाएगा, विस्थापन। विस्थापन सदिश राशि है, बाद बाकी कार्य अदिश है, ऊर्जा अदिश है और गति भी अदिश है। 105 नंबर, कार्य में क्या होता है? कार्य में क्या होता है? 105 का आंसर ये होगा, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। कार्य में होता है क्या क्या? केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, ठीक है। अगला पॉइंट है 106 नंबर, दो सदिश या वेक्टरों का योग अधिकतम होने पर उनके बीच का कोण क्या होगा? दो सदिशों का योग अधिकतम होने पर उनके बीच का कोण क्या होगा? तो 106 का सी हो जाएगा, 0 डिग्री सी होगा, 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्राएं हैं? सदिश मात्रा खोजना है, इसमें कौन सा होगा? तो 107 का आंसर बी हो जाएगा, फेंकी गई बेसबॉल का वेग जो है वो सदिश मात्राएं हैं। 108 नंबर क्वेश्चन, किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात कितना होता है, ठीक है। तो 108 का आंसर डी हो जाएगा, 1 के बराबर या उससे कम, 1 के बराबर या उससे कम। नेक्स्ट है 109 नंबर, जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तब इसका जो है वेग शून्य होता है और उसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है ना, वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन, यहाँ की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो 110 का ए सही है, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है, ठीक है, ये सही है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है 111, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? तो 111 का आंसर जो हो जाएगा वो ए होगा, जड़त्व कहलाता है, ठीक है। 112 नंबर, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो वस्तु का विस्थापन बी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वस्तु का विस्थापन शून्य हो जाएगा। अगला पॉइंट है 113 नंबर, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो 113 का आंसर ए हो जाएगा, 4k हो जाएगा, 4k केल्विन। नेक्स्ट है 14 नंबर, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? ठीक है, तो 114 का आंसर ये होगा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अगला पॉइंट है, वेग समय और के बीच समय दर्शाने वाले समीकरण निम्न में से कौन है? वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण कौन से हैं? तो 115 का डी होगा, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। नेक्स्ट है, ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल का मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, क्या होगा? 116 का आंसर जो होगा वो ए होगा, 116 का आंसर से ए होगा, 2.93 मीटर प्रति सेकेंड। न्यूमेरिकल का एक क्लास में आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, अगले वीडियो में देखिएगा। नेक्स्ट है 117 नंबर, निम्न में से
कौन गति स्थान समय संबंध का समीकरण है? तो 117 का डी हो जाएगा। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगला 118 नंबर क्वेश्चन। तो 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा 8 मीटर प्रति सेकंड। ये भी न्यूमेरिकल है इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर बताया। आगे बढ़ते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो 119 का आंसर ए होगा, समान वृत्तीय गति, समान वृत्तीय गति। अगला पॉइंट है 120 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से क्या ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में गलत है? संबंध में गलत बताना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। विद्युत हीटर के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत हीटर के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो 120 का आंसर जो है बी है, जो कि बिल्कुल गलत है। बाद बाकी तीनों सही है, आप लोग तीनों देख लीजिए। ऊष्मीय शक्ति संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, सही है। विद्युत बल के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और ऑप्शन ए भी सही है। विद्युत बैटरी के प्रयोग से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 121 नंबर। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो क्या होगा? कहा जाता है कि वह गतिशील है, वह गतिशील है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 122 नंबर। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो 122 का आंसर ए होगा, दबाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? दबाव बोलते हैं। यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है, यदि बिल्कुल भी घर्षण न हो तो क्या होता है? तो 123 का आंसर बी होगा, वस्तु कभी नहीं रुक सकती, वस्तु कभी नहीं रुक सकती। 124 नंबर। तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण डैश द्वारा किया जा सकता है। तो 124 का आंसर डी होगा, 124 का आंसर डी होगा, मैनग्रस प्रभाव से। ठीक है ना, मैनग्रस प्रभाव से। 125 नंबर क्वेश्चन है। तेज गति से आने वाली क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है, क्यों खींचता है? ठीक है ना, तो 125 का आंसर सी होगा, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, इसलिए खींचता है। अगला पॉइंट है 126। कार्य संपन्न होने के लिए 3 कारकों की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सा एक कारक आवश्यक नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है। तो 126 का आंसर डी होगा, बल वस्तु की विपरीत दिशा में होना चाहिए, ये जरूरी नहीं, बाद बाकी तीनों होना चाहिए। विस्थापन होना चाहिए, बल में विस्थापन के साथ एक घटक होना चाहिए, और बल प्रयुक्त होना चाहिए, ये तीनों जरूरी है। अगला पॉइंट है 127 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत खोजना है। तो 127 का आंसर डी होगा, चाल और गति दोनों की दिशा होती है, ये बिल्कुल गलत है, बाद बाकी तीनों सही। वस्तु की आकृति नियत है, वस्तु की चाल होती है, गति की दिशा भी होती है। ठीक है ना, गति में दिशा भी होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 128 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन विस्थापन के बारे में सही नहीं? विस्थापन के बारे में सही नहीं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में फंसाएंगे, इसलिए ध्यान से याद कीजिएगा। ठीक है ना, तो 128 का आंसर जो होगा, 128 का आंसर डी होगा, यह सकारात्मक हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। विस्थापन नकारात्मक हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है, शून्य हो सकता है, दोनों शून्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये दोनों सही है। सकारात्मक हो सकता है, ये गलत है। ठीक है ना, 129 नंबर। ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई गेंद का वेग समय के साथ क्या होगा? ठीक है, तो 129 का आंसर डी हो जाएगा, 129 का आंसर डी हो जाएगा, ऊपर की ओर धनात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक। और 128 का आंसर मैंने क्या बताया है? 128 का आंसर जो है वो बी होगा, मैंने डी बोल दिया था, सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 128 का आंसर बी होगा, यह शून्य नहीं हो सकता, विस्थापन कभी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, शून्य नहीं हो सकता है, ये सही नहीं है, विस्थापन के बारे में सही नहीं है। 128 का आंसर बी, यह शून्य नहीं हो सकता है, यह शून्य हो सकता है, यह नकारात्मक हो सकता है, यह सकारात्मक। देखिए, ये शून्य भी हो सकता है, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये शून्य नहीं हो सकता है, ये सही नहीं है, यही सही नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन बी, मैंने गलती से डी बोल दिया था। 130 नंबर क्वेश्चन।
सुबह सुबह जबकि सड़क पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, राहुल ने लाल किले से अपने घर के बीच की दूरी और घर तक पहुंचने का समय नोट किया। इस डाटा से वह किसकी गणना कर सकता है? तो 130 का आंसर बी हो जाएगा, गति की गणना कर सकता है, गति की गणना कर सकता है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 131 नंबर क्वेश्चन। राधे एक बॉक्स को एक घर्षणहीन ढलान पर स्थिर गति से खिसकाता है। गति के दौरान वह बॉक्स से जुड़ी रस्सी को ढलान के समानांतर रखते हुए खींचता है। रस्सी का तनाव कितना होगा? तो 131 का आंसर ए हो जाएगा, बॉक्स के भार की तुलना में कम होगा। बॉक्स के भार की तुलना में क्या होगा? कम होगा। अगला है 132। किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जा सकता है? ठीक है, तो 132 का बी हो जाएगा, संवेग संरक्षण नियम के आधार पर समझा जा सकता है। 133 नंबर, प्रक्षेपक बल आघूर्ण किसके द्वारा उत्पन्न होता है? प्रक्षेपक बल आघूर्ण जो होता है वो चुंबकीय रूप द्वारा उत्पन्न होता है, चुंबकीय रूप के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला है 134 नंबर। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से चलना शुरू करती है, तो क्या होगा? तो 134 का आंसर ए होगा, पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, पैमाना जो है वजन अधिक दिखाएगा। 135 नंबर। द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? तो श्यानता कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, श्यानता कहा जाता है। नेक्स्ट है 136 नंबर क्वेश्चन। 136 नंबर क्वेश्चन है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो 136 का आंसर बी हो जाएगा, जब वो पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला पॉइंट है 137 नंबर। यदि हम तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक में बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई की तुलना करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 137 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होती है। ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 138 नंबर। सरौते और कैंची की एक जोड़ी को किस क्लास 1 लीवर के रूप में माना जाता है? ठीक है ना, तो 138 का आंसर डी हो जाएगा। 138 का आंसर डबल क्लास लीवर के रूप में माना जाता है। डबल क्लास मतलब दूसरा। ठीक है, सरौता और कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो दूसरा, डबल क्लास का है। 139 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्लास 3 मतलब तृतीय श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 139 का बी होगा, प्रयत्न लोड और आधार के बीच होता है। प्रयत्न लोड और आधार के बीच होता है। ठीक है ना, इफोर्ट जो होता है, आयास जो होता है ना, भार एवं आलम्ब के बीच होता है। इसका हिंदी पूरा लिख दिए हुए है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं लोग 140 नंबर क्वेश्चन। प्रथम श्रेणी या क्लास 1 लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं? प्रयत्न और भार जो है किस दिशा में जाते हैं? तो 140 का आंसर बी हो जाएगा। 140 का आंसर क्या होगा? बी हो, विपरीत दिशा में जाते हैं। अगला पॉइंट है 141। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? ठीक है ना, 1 क्लास का। तो 141 का आंसर ए हो जाएगा, कैंची जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। 142 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है? द्वितीय श्रेणी, तो 142 का सी हो जाएगा, एक पहिए का ठेला। ठीक है ना, दूसरा श्रेणी क्या है? दूसरा श्रेणी का है। नेक्स्ट है 143। किसी भार को स्थानांतरित करने के लिए किया गया प्रयास 15 यूनिट और मशीन द्वारा किया गया कार्य 3 यूनिट है, तो भार ज्ञात करें। तो 143 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है ना, 15 या 45 हो जाएगा, सॉरी 45 यूनिट हो जाएगा, 15 गुने 3 कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 144। पहली श्रेणी के उपकरणों का विवरण किया जाता है। पहली श्रेणी के उपकरणों का विवरण किया जाता है, तो 144 का बी होगा, स्थैतिक संवेदनशीलता और अस्थायी समय। ठीक है। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन। जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक और पहिए को स्पर्श करता है, अब इनमें से कौन सा पहिए की गति को रोकेगा? तो 145 का आंसर बी हो जाएगा, पैड और रिम के बीच का घर्षण जो है ना साइकिल को रोकेगा। 146 नंबर। स्क्रू, बॉल बेयरिंग और जूते के तले में घर्षण का क्या प्रभाव होता है? ठीक है, तो 146 का आंसर डी। घर्षण इन सामग्रियों को खींचता है और उसे क्षति पहुंचाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 147 नंबर। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है,
क्यों? तो 147 का आंसर बी होगा। कभी कभी मशीन के कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है जिससे कार्य प्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 148 नंबर, एक चालक तार की लंबाई L है और इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। इस पदार्थ की प्रतिरोधकता P है और प्रतिरोध R है। यह समान विमाओं के एक तार के साथ समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है, लेकिन इस तार की प्रतिरोधकता 2P है, तो इसका संयोजन का वास्तविक प्रतिरोध कितना होगा? तो 148 का आंसर डी हो जाएगा 2R/3, 2R/3, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 149 नंबर क्वेश्चन है आपका, जब हम केले के छिलके पर पैर रखते तो हम गिर क्यों जाते हैं? ठीक है, तो 149 का आंसर डी हो जाएगा। केले का छिलका चिकना होता है, इस पर घर्षण बहुत कम होता है, इसलिए हमें खड़े होने के लिए आवश्यक पकड़ नहीं मिलती। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। एक 150 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या सतहों पर पॉलिश करने या स्नेह की बहुत सी मात्रा का उपयोग करके घर्षण को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुछ अनियमितताएं बनी रहेंगी, ठीक है, अनियमितताएं बनी रहेंगी। 151 नंबर क्वेश्चन है, कैरम खेलते समय घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? तो 151 का आंसर डी होगा, बोर्ड पर बारीक पाउडर छिड़कते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 152 नंबर क्वेश्चन, सतह पर पॉलिश किस उद्देश्य से की जाती है? सतह पर पॉलिश किस उद्देश्य से की जाती है? तो 152 का सी होगा, अनियमितताओं को कम करके और उसे सुचारू रूप से बनाने के लिए, सुचारू रूप से काम करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 153 नंबर, लगेज में रोलर क्यों लगाए जाते हैं? तो लगेज में रोलर जो है लोटनिक या रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, इसलिए लगेज में रोलर लगाए जाते हैं। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, इसलिए लगेज में रोलर लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 154 नंबर क्वेश्चन, ये सब समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार दो बार पढ़िएगा। साइकिल और ऑटोमोबाइल की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? ब्रेक पैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो 154 का आंसर ए होगा, घर्षण को बढ़ाने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए। अगला पॉइंट है, घर्षण को बढ़ाने और गेंद पर बेहतर पकड़ प्राप्त करने के लिए क्रिकेट गेंदबाज क्या करता है? ठीक है, तो 155 का सी होगा, वह क्रिकेट की गेंद को अपनी जांघों पर रगड़ता है, अपनी जांघों पर रगड़ता है। नेक्स्ट है 156 नंबर, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है? हमें बाहर की ओर धक्का देती है, तो 156 का बी हो जाएगा, अपकेंद्री बल। अपकेंद्री, बाहर की ओर तो अपकेंद्री बल और अंदर की ओर तो अभिकेंद्री बल। आप समझ में आया, यहाँ क्लियर हो गया। 157 नंबर, जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है? जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है? तो 157 का आंसर ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करता है। अगला पॉइंट है 158 नंबर, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है, उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो ठीक है, 158 का सी होगा, गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, नाव से नदी में कूदना, तो नाव का पीछे की ओर बहना, ठीक है, नदी में तैरना, बंदूक से गोली छोड़ना, ये सब जो है न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। 159 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है? ठीक है, तो 159 का डी हो जाएगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है, ऑप्शन डी। 160 नंबर है, बल की परिभाषा को किससे आधार पर व्याख्यायित किया जाता है, व्याख्यायित किया जा सकता है? ठीक है ना, बल की परिभाषा, तो बल की परिभाषा न्यूटन के गति का पहला नियम से व्याख्या मिलता है, ऑप्शन ए सही होगा। 161 नंबर, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो 161 का आंसर जो होगा वो ए होगा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अगला पॉइंट है आपका 162 नंबर, जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है? तो 162 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन की गति का पहला नियम, ठीक है ना, ये जड़त्व का उदाहरण है।
63, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो ये गति का तीसरा नियम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा 163 का। ठीक है, नेक्स्ट है 164 नंबर। जब एक गिलास पर खड़े रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो ये है 164 का सी है, जड़त्व के नियम को व्याख्या करता है, जड़त्व के नियम का व्याख्या करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो है न्यूमेरिकल है 165 नंबर। तो 165 का आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 165 का आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी 3 × 10⁻² मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है 166 नंबर। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, तो 166 का आंसर डी हो जाएगा, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। ठीक है, अगला पॉइंट है गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का दूसरा नियम दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो 167 का आंसर डी हो जाएगा। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपाती होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 168 नंबर। ये न्यूमेरिकल है तो 168 का आंसर ए हो जाएगा, 1200 न्यूटन। 169 नंबर देखते हैं। किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है? तो 169 का आंसर डी हो जाएगा, बाह्य बल या दृढ़ता। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। ठीक है, दृढ़ता कहलाता है। अगला है 170 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंड पर लगते हैं, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है 170 का। नेक्स्ट है 171 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? तो 171 का आंसर डी हो जाएगा, रॉकेट लॉन्च करना। रॉकेट लॉन्च करना जो है तीसरे गति नियम का उदाहरण है। 172 भी न्यूमेरिकल है तो 172 का आंसर डी होगा। ठीक है ना, डी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 173 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 173 नंबर क्वेश्चन है, जब एक कार घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल कौन सा होता है? वीवीआई क्वेश्चन है तो 173 का आंसर जो होगा बी होगा, जड़त्व को महसूस करते हैं। ठीक है, 174 नंबर। बल लगाकर निम्न में से किसे परिवर्तित किया जा सकता है? 174 का, तो 174 का आंसर डी हो जाएगा, किसी वस्तु के संवेग की अवस्था को महसूस किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। बल लगाकर हम किसी वस्तु के संवेग की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है 175 नंबर। एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो 175 का आंसर बी होगा, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आगे 176 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? तो 176 का आंसर ए होगा, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। नेक्स्ट है 177 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 177 का ए होगा, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक है, ये कथन गलत है, बाद बाकी सही है, तीनों पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है। पिंड का प्रारूपित तापमान समय और एक डैश होगा, तो 178 का आंसर डी होगा, 178 का आंसर डी होगा, टेम्परेचर टाइम। ठीक है ना, ये ऑप्शन डी देख लीजिएगा। 179 न्यूमेरिकल है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 180 को देखते हैं। 180 में दो पिंडों की टक्कर के बीच के संबंध में दोनों पिंडों के निकाय के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 180 का ए होगा, यदि टक्कर प्रत्यास्थ है तो संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित होंगे, यदि टक्कर प्रत्यास्थ है तो संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित होंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 181 नंबर। निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होगा? त्वरित वेग अधिकतम होगा, तो 181 का डी होगा, एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना, एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना। अगला पॉइंट है 182 नंबर। कैरियोलिस बल के संबंध में निम्न से कौन कथन गलत है?
ठीक है। तो 182 का आंसर ए होगा। यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होती है, यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 183 नंबर। यदि एक बिंदु एक समतल पर इस प्रकार गति करता है कि अन्य दो बिंदुओं से उसकी दूरियों का योग स्थिर रहता है, इस प्रकार से अनुरेखित वक्र को क्या कहते हैं? तो 183 का आंसर बी हो जाएगा, दीर्घवृत्त बोलते हैं, दीर्घवृत्त। नेक्स्ट है 184। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट की गति की डैश गति से क्रैंकशाफ्ट घूर्णन करता है। तो 184 का आंसर डी हो जाएगा, दोगुनी गति से क्रैंकशाफ्ट घूर्णन करता है। नेक्स्ट है गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होती है? तो 185 का आंसर ये होगा, थर्मल ऊर्जा के मापन से संदर्भित नहीं होती है। 186 है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो 186 का आंसर सी हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। 187 निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? तो 187 का आंसर डी हो जाएगा, एक पेंडुलम का झूलना, एक पेंडुलम का झूलना, ठीक है। नेक्स्ट है 188 नंबर। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? ठीक है ना, शक्ति को, ठीक है। तो 188 का आंसर जो होगा बी होगा, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। 189 निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता है? ठीक है। तो 189 का आंसर डी होगा, कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है, यह कार्य नहीं है, ठीक है, यह कार्य नहीं किया जाता है। 190 नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 750 वाट की एक विद्युत वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है, एक दिन में मशीन द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा क्या होगी? तो 190 का आंसर बी होगा, 3 यूनिट होगा, ठीक है, 3 यूनिट्स। 191 भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है डी है, 500 जूल, 500 जूल। और 190 का बी था, 3 यूनिट्स। 192 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो 192 का आंसर सी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। 193 किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो 193 का बी हो जाएगा, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर। मतलब बी में ये है आंसर आपका, ए बी सी तीनों पर, विस्थापन पर निर्भर करेगा, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करेगा, प्रयुक्त बल पर भी निर्भर करेगा। एक ऑप्शन डी नहीं होगा, बाद बाकी ये ए बी सी तीनों होगा, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 194 नंबर क्वेश्चन है, कथन आधारित क्वेश्चन है। नंबर 1, घनत्व जो किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। दूसरा है गतिज ऊर्जा, वह वस्तु में उपस्थित ऊर्जा का प्रकार है जब वह गति के अंतर्गत होता है, क्योंकि उस पदार्थ के कण सतत गति कर रहे होते हैं, इसलिए पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है। क्या ये दोनों कथन सही है, ये बताना है आपको। तो 194 का आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों सत्य हैं, ऑप्शन सी दोनों सही है। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो इसका आंसर 195 का ए हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 196 किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो 196 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन 197, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है ना, तो 197 का आंसर क्या होगा? डी होगा, गोली से कम होगी, गोली से कम होगी, ऑप्शन डी। 198 ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, तो 198 का बी हो जाएगा, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आगे है 199, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा? तो 199 का सी हो जाएगा, कोई कार्य नहीं हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ है। और आज का जो ये लास्ट क्वेश्चन 200 है, इसके बाद मैं फिर अगले सेशन में दूसरा लाऊंगा। 200 नंबर क्वेश्चन है, बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार का परिवर्तन होता है? बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो 200 नंबर का आंसर होगा डी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। तो ये सेशन एनसीईआरटी से संबंधित था।
जो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। आप लोगों को आज देखिएगा तो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगेगा कि कितना भास्ट है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें समझनी होंगी और आपको ऐसे ही याद करना होगा। तो जुड़े रहिए KRC के साथ, आपके पूरे 1000 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स के पूरे हो जाएंगे। और ये इस 1000 क्वेश्चन में आपका ये NCERT से संबंधित होंगे, लुसेंट से जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो भी रहेंगे आपके। बिहार SSC के लिए स्पेशल साइंस का बुक आया है, उसको मैं भी करा दूंगा, वो भी साइंस का पूरा है। तो आप लोग कंफर्म रहे, सिर्फ पढ़ते रहे, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध करा दूंगा, आप लोग सिर्फ ध्यान से पढ़िए और मेरे YouTube चैनल को थोड़ा सा हेल्प कीजिए कि मैं भी थोड़ा आगे बढ़ूं, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि आगे भी ऐसी मेहनत जारी रहे ताकि आप लोग आगे बढ़ें और जल्दी से जल्दी आप सबकी जॉब हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, गुड लक।